चलिए, तो हम देखेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 के अंदर आती है अपराध जिसने नहीं किया है उसे सजा ना मिले और जिसने अपराध किया है उसे सजा मिले। आर्बिट्री कन्विक्शन या दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार। अच्छा, इसमें क्या अधिकार दिए जाएंगे, किस तरीके से बातचीत की जाएगी, इसके अंदर सब आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, सब क्लॉजेस आपको मिलेंगे, जैसे कि 21, 20 का 1। अच्छा, 20 का 1, 20 का 2, इस तरीके से 21 में जो है वो लिखा है। एक बड़ा अच्छा आपको यहाँ पर वर्ड देखने के लिए मिलेगा, इस वर्ड को ऐसे याद कर लीजिएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ आज, ठीक है। मैं क्रिमिनल लॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ज्यादा बेटर है। एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ, ठीक है। अपने नोट्स में ये वर्ड लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे वर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ, और इज दिस बेसिकली, ये है भूतलक्षी दांडिक विधियों से सुरक्षा। भूतलक्षी दांडिक विधियों से सुरक्षा। दांडिक मतलब एक क्रिमिनल जिसमें दंड दिया जाता है, ठीक है। देखो, मैं साइड में एक छोटी सी चीज आपको और समझा देता हूँ, वहां से थोड़ा सा आप कवर कर लेना, ठीक है। देखो, बहुत डिटेल में तो मैं उसको नहीं बताऊंगा, आप लोग समझदार हैं इस बारे में। लॉ जो होता है ना अपने, लॉज या कानून, वो होते हैं दो तरीके के। एक को हम कहते हैं सिविल लॉ, है ना, और एक को हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ। सीआरपीसी सुना है आपने, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर्स में लगते हैं। सिविल कोड के अंदर जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, ये सब आता है। देखो, सिविल लॉज में क्या होता है, अगर तुमने शादी की, विवाह जो है उससे रिलेटेड कोई चीज है, तलाक देना है तो तलाक कैसे दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को गोद लेना है वो कैसे आएगा, संपत्ति का मामला है, ये सब सिविल लॉज में आते हैं। और बेसिकली सिविल लॉज का मतलब है कि थोड़ी या तो कम पनिशमेंट होगी या फिर ऐसी पनिशमेंट नहीं होगी कि जिसमें भैया फांसी लगा दी। मतलब आपने अगर तलाक देना है, ठीक है, और आपकी वाइफ चाह रही है या आपका हस्बैंड चाह रहा है कि भैया तलाक दिया जाए, दूसरा नहीं चाह रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। बातचीत की जाएगी, सिविल मामले कहेंगे। क्रिमिनल मामले हैं सजा वाले, जिसपे कुछ गुनाह हुआ है, कुछ सजा हुई है, चोरी की, डकैती की, किसी का मर्डर कर दिया है, ये सारे क्रिमिनल लॉज हैं। तो लॉज होते हैं दो टाइप के, सिविल अलग और क्रिमिनल अलग चलते हैं। इनके लिए कोर्ट जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। बेसिकली एक ही कोर्ट होगा, पर किसी समय वो सिविल मामलों की सुनवाई करेगा और किसी समय क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेगा, तो दो अलग अलग कोर्ट मान लिया जाता है उसको भी, समझ रहे हैं। तो ये जो भूतलक्षी विधियां हैं ये आ रही हैं क्रिमिनल लॉज के अंदर। तो इसका मतलब है कि सिविल लॉज को भूल जाओ। सिविल लॉज के अंदर टैक्स वगैरह के मामले भी आते हैं, ठीक है, कर या आपने ऐसा कुछ पैसे का संबंधित मामला है जो, वो भी। अच्छा, एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉज से रिगार्डिंग इस रूल में क्या लिखा गया है वो समझते हैं, यानी कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया है वो समझते हैं, ठीक है। देखो, इसके अंदर जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है इसमें भी दो पार्ट आते हैं, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंदर भी आ रहे हैं दो पार्ट, तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैम है आसान से, ऐसा कुछ नहीं है, ए और बी करके हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी ने 2007 में किया मर्डर, 2007 में किया मर्डर, ठीक है। और 2007 में मर्डर की जो सजा थी, मर्डर की जो सजा थी, मान लीजिए 2007 में वो थी 14 साल, 14 ईयर्स की पनिशमेंट थी 2007 में, ठीक है। अब क्या हो गया, 2008 में गवर्नमेंट एक नया कानून लाई और उसमें ही मर्डर की सजा को कर दिया गया फांसी, ठीक है, या उम्र कैद जिसको हम कह सकते हैं। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कह सकते हैं, या फिर आप कुछ और वर्ड बोल दीजिए, या फिर हैंग टिल डेथ, ऐसा कुछ, हैंग टिल डेथ या फांसी बोल दीजिए इसको, है ना। देखो, एक आदमी ने 2007 में मर्डर किया, उस समय सजा थी 14 साल, बाद में सजा को कर दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब जब वो आदमी अरेस्ट हुआ, 2009 में अरेस्ट हो चाहे 2007 में अरेस्ट हो जाए, इससे मतलब नहीं है। जब वो आदमी अरेस्ट हुआ तो उस पर केस चलेगा, केस चलने के बाद उसे सजा दी जाएगी। तो सजा किस आधार पर दी जाए, 2007 वाले लॉ के आधार पर या 2008 वाले लॉ के हिसाब। तो इसका एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ या भूतलक्षी जो आपराधिक दांडिक विधियों से संरक्षण है 21, ये कहता है कि अगर कोई कार्य अपराध है, ठीक है, कोई कार्य अपराध है या नहीं है, या फिर उसकी कितनी सजा है, ये सब तय किया जाएगा उस समय के लॉस के हिसाब से जिस समय वह काम हुआ है। यानी कि उस आदमी को भले ही 2009 में सजा दी जाए, लेकिन सजा 2007 के लॉ के हिसाब से दी जाएगी, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल है। हम सपोज कीजिए दो कंडीशंस बनाते हैं। मान लीजिए 1000 रुपए से कम की चोरी, 1000 रुपए से कम की चोरी को 2007 में जुर्म नहीं माना गया। अगर 1000 रुपए से कम की चोरी है तो उसको 2007 में, 2008, 9, 10 कुछ भी बोल दीजिए,
उसको जुर्म नहीं माना गया और अगले ही साल 2008 में उसको जुर्म बना दिया गया। तो अगर कोई आदमी ने 2007 में चोरी की है तो उसने कोई जुर्म नहीं किया। अगर हाँ इस कानून बनने के बाद किसी ने चोरी की है तो उसने जुर्म किया। इसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉज के अंदर ए, यानी कि किसी आदमी ने अगर कोई काम किसी एक साल में किया है तो उसी साल तक जो लॉ है, बाद में वाले लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, उससे पहले जो लॉज हैं वही उस पर काम करेगा। ठीक है, 2007 का मर्डर है तो 2007 में जो पनिशमेंट है उस चीज के लिए वही दी जाएगी। यानी कि जिस आदमी ने जब भी कोई गुनाह किया है, भले वो गिरफ्तार बाद में हो चाहे उसी साल हो जाए, अगर वो बाद में भी गिरफ्तार होता है, मान लीजिए इसने मर्डर किया था 2007 में और ये 2020 में जाके गिरफ्तार होता, तो भी इसे सजा 2007 के लॉ के हिसाब से ही मिलती, क्योंकि मर्डर कब हुआ था, 2007 में हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसमें देखते हैं। एक बी जो फैक्ट आता है, अब वो मतलब ये दोनों चीजें इसी के बाद आ गई है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए बी जो है ये कहता है कि जिस समय गुनाह किया, 2007 में गुनाह किया था ना, और 2007 में 14 साल थी और 2008 में यही 14 साल से बढ़ गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई थी। तो जिस साल पनिशमेंट, जिस साल गुनाह हुआ, जिस साल जुर्म किया, उस साल जितने साल की सजा है या जितनी भी सजा है उससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती किसी को भी। ठीक है, इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि 14 साल है तो 14 से ज्यादा सजा आप नहीं दे पाएंगे। समझ में आया, 14 से ज्यादा सजा आपको नहीं दी जाएगी। यानी कि आपराधिक कृत्य जब भी हुआ हो उस समय कानून या विधि उस समय के लिए जो भी काम करती है, जो भी पनिशमेंट निर्धारित करती है, उतनी ही पनिशमेंट दी जा सकती है, उससे ज्यादा की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। सिंपल। तो ये है 21 ए एंड बी। ठीक है, 21 ए एंड बी समझ में आ गया इतना, 21 ए एंड बी। तो ये सिंपल सा लॉ है। इसी के अंदर फिर हम अब पढ़ेंगे 20 के अंदर क्लॉज 2 को, 20 का भाग 2। ये क्या कहता है, इसको कहते हैं डबल जियोपार्डी। बड़ा जबरदस्त वर्ड है, ये वर्ड भी अपने नोट्स में डाल दीजिएगा। डबल जियोपार्डी, दोहरी सजा हम इसको कहते हैं, डबल जियोपार्डी। इसका मतलब होता है कि अगर किसी आदमी ने एक अपराध किया है तो उसको एक से अधिक बार ना तो अभियोजित किया जा सकता है और ना उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। मतलब अगर किसी आदमी ने मर्डर किया तो उसको 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है उस मर्डर की, एक ही बार दी जाएगी। इन द सेम वे अगर किसी ने चोरी की है तो उसको एक ही बार सजा दी जाएगी, 2 बार सजा नहीं दी जाएगी और 2 बार उस पर केस नहीं चलेगा, एक ही केस चलेगा उस पर। समझ में आया, सारी केसेस मिलाकर एक ही केस हो जाएगा। वो अगर एक थाने में, 2 थाने में, 3 थाने में केस चल रहा है तो 3 अदालतों में नहीं जाएगा वो मर्डर के केस के लिए, एक ही जाएगा और एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। इसको कहते हैं दोहरी सजा का प्रावधान, इससे बचाया जाता है। दोहरी सजा जो है वो नहीं दी जाती, डबल जियोपार्डी नहीं दी जाती। ठीक है, सिंगल पनिशमेंट दी जाती है इंडिया के अंदर, डबल जियोपार्डी नहीं है। इसका मतलब अगर एक ही अपराध है तो एक से ज्यादा बार उसको अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल 23। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर बहुत बहुत खतरनाक तरीके से चीजें हैं, इसको समझिए और इससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको फिर और बताऊंगा। इसको कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी कि अपने खिलाफ गवाही देने से आप मना कर सकते हैं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई भी व्यक्ति, कोई अभियुक्त अगर आपके ऊपर आरोप है, आप चाहें तो अपने खिलाफ गवाही देने से मना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं, आपने देखा होगा, पुलिस है या लॉस कोई अथॉरिटी है तो वो क्या करती हैं, जब भी किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, थाने में अंदर वीडियो बनाते हैं, तो उसके बाद उनको कोर्ट के अंदर भी वही दलील देनी होती है। मान लीजिए आपने थाने में कुछ और बोला, कोर्ट में कुछ और बोला, तो जो भी आदमी ने कोर्ट में बोला है वही माना जाएगा, थाने में जो बोला है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट में बयान जरूरी है और जो कोर्ट में बयान है वहां मुवक्किल चाहे तो चुप भी रह सकता है, बोलना चाहे तो अपने खिलाफ बोलने से मना कर सकता है। ठीक है, कोर्ट में बयान दे सकता है, ठीक है, और अपने खिलाफ जो है बोलने से मना कर सकता है। ठीक है, जैसे पुलिस वाले मुझसे पूछे कि आपने मर्डर किया है, तो मैं चाहूँ तो बिल्कुल मना कर सकता हूँ, मैं बोलने से ही मना कर दूँ। सिंपल। इसको हम कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन या 23 जो है, इसके रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अलावा भी क्या कहीं ऐसा कुछ है 23 के अलावा? पहला क्वेश्चन जो मैं इसमें डिस्कशन करूंगा वो थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जो मेंस वगैरह या फिर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट वाले हैं, जो रिटर्न वाले हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर। ठीक है, करना क्या, देखो 20(3) या सेल्फ इंक्रिमिनेशन से रिलेटेड एक चीज आती है कि यार ये बताओ, हमारे यहाँ इंडिया में तो ब्रेन की फिंगरप्रिंटिंग होती है, नार्को टेस्ट होता है ना, पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, ये सब क्या है? नार्को टेस्ट हुआ, मान लीजिए आपका नार्को टेस्ट हुआ,
सच बोलने वाला जो टेस्ट है वो हुआ, आपकी ब्रेन की फिंगरप्रिंटिंग की गई। ठीक है, ये बहुत सारे टर्म है, अब विज्ञान आने के बाद तो ये सब किया जा सकता है ना, ब्रेन की फिंगरप्रिंट टेस्ट की जा सकती है, समझ रहे हैं आप? अब ये सब तो किया जा सकता है। तो यार ये बताओ कि अगर मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी, मैं नहीं बोलना चाह रहा, मैं बयान नहीं देना चाह रहा, लेकिन पुलिस वालों ने नार्को कर दिया, अब मैं अगर झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो ये तो सर सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है मेरा, इसका उल्लंघन हो गया, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती पुलिस वालों ने बुलवा लिया, ये गलत बात है। तो ऐसे में क्या ये किया जा सकता है, इट इज लीगल? क्या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग या नार्को टेस्ट किया जा सकता है? सो बेसिकली इसके लिए एक केस आता है, जिस केस के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक केस आता है। ठीक है, केस याद रखिएगा, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है, 2010 का केस है। ठीक है, इसके अंदर सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर सिंपल सिंपल जो रिजल्ट दिया गया, उसमें ये डिसीजन दिया गया है कि जो नार्को है, जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है, इसके अलावा अगर हम झूठ जो भी होता है उसके टेस्ट करने वाला कोई भी ऐसा टेस्ट करते हैं, तो इन सब को आर्टिकल 23 का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि जबरदस्ती नार्को नहीं किया जा सकता, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी नार्को की, जबरदस्ती नार्को किसी का भी नहीं किया जा सकता। मतलब पुलिस वाले आपने चोरी की, आपको थाने में बैठा के नार्को करके पूछ रहे हैं, आपने चोरी की, आपने बोला नहीं, आपका झूठ पकड़ा गया और आपको अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट से बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी। और केस का नाम आपको याद रखना है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का जो केस है 2010 का वो है। ठीक है, 23। और इसके अलावा 23 जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, इसमें दबाव बनाने से भी रोका गया है। अब दबाव कौन सा है? एक तो शारीरिक दबाव, यानी कि 3rd डिग्री सुना है आपने, वो नहीं दिया जा सकता, शारीरिक दबाव नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, हो सकता है पुलिस वाले या कोई भी, मैं नॉट इवन पुलिस वाले, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, शारीरिक दबाव ना बनाए। वो कहते हैं कि देखो बेटा, अगर तुमने सच बोला तो तुम्हारे परिवार को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो परिवार वालों के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। ऐसे दबाव को मानसिक दबाव कहते हैं। और यह जो मानसिक दबाव है, इससे भी मना किया गया है, ना तो शारीरिक दबाव और ना ही कोई मानसिक दबाव आपके ऊपर बनाया जा सकता है। सिंपल, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर शारीरिक और मानसिक किसी भी तरीके का दबाव बनाने से रोका गया है 23 के अंदर। ठीक है, चलिए एक और चीज है। अब जो ये 22 है, मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता दूं, फिर नीचे आऊंगा दोबारा से। जो 22 है, डबल जियोपार्डी, ठीक है, दोहरी सजा, इसके बारे में यूएसए और इंग्लैंड भी सेम रखते हैं। यूएसए में भी डबल जियोपार्डी और इंग्लैंड, यूके में भी डबल जियोपार्डी से रोका गया है, मतलब किसी को भी दूसरी सजा नहीं दी जाएगी। इवन यूएसए और यूके में यहाँ डबल ट्रायल से भी बचाया जाता है, यानी कि दोबारा उस पर ट्रायल भी नहीं चलेगा, एक बार अगर आपको छोड़ दिया सो छोड़ दिया, बस खत्म कहानी। ठीक है, भारत में दूसरा ट्रायल जो है वो हो सकता है। ठीक है, सजा नहीं मिलेगी, 2 सजाएं नहीं मिलेंगी, ट्रायल हो सकते हैं, 2 3 4 ऐसे ट्रायल हो सकते हैं। बट हाँ, यूएसए और यूके में आपको 2 3 बार कोर्ट में भी नहीं बुलाया जाएगा, एक बार आपको छोड़ दिया सो छोड़ दिया, दोबारा आप पर केस जो है वो नहीं चलेगा, वो केस ही जो होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, 9(3) में बात करेंगे तो 9(3) के अंदर यूएसए के अंदर क्या है, यहाँ पर यूएसए में देखिए कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है नहीं। ठीक है, इसीलिए कई बार आर्टिकल्स भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ आर्टिकल आता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, अनुच्छेद 9 का क्लॉज 3, अनुच्छेद 9 का क्लॉज 3 आता है। ये क्या कहता है अनुच्छेद 9 क्लॉज 3, कि यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर जो भूतलक्षी विधियां हैं, रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉज हैं, उनका प्रतिषेध किया गया है, जैसे इंडिया में करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव वे में, उसी तरीके से यूएसए के अंदर 9(3) है। तो रेट्रोस्पेक्टिव जो भी लॉज होंगे उनके बारे में उनको रोका गया है। ठीक है, कि मतलब आप भूतलक्षी विधियां नहीं बना सकते हैं। ठीक है, भूतलक्षी विधियां क्या होती हैं अभी मैं समझा दूंगा आपको, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्या, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। तो भूतलक्षी विधियां इसको कहेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज को रोका गया है, हालांकि यूके में ऐसा नहीं है। ठीक है, यूके में रेट्रोस्पेक्टिव लॉज बनाए जा सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज बनाए जा सकते हैं यूके में। ठीक है, और ये यूएसए के अंदर रेट्रोस्पेक्टिव लॉज नहीं बनाए जा सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, अब समझते हैं। अब ये जो बेसिकली पूरी की पूरी बात चली रेट्रोस्पेक्टिव की, ये क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल समझ में आ गए तो इतना सिंपल है। हाँ, चलो बोर्ड को आप लोग खिसका सकते हैं तो बोर्ड खिसका लेना। और चलो, अब बात करेंगे मैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉस की।
ठीक है, तो अपने पास दो टाइप के लॉज होते हैं, एक होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। मैं खाली समझा रहा हूँ आपको, इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये बता दे रहा हूँ क्या होते हैं भूतलक्षी प्रभाव वाले लॉज और क्या होते हैं भविष्यलक्षी। ठीक है, एक है आपके पास रेट्रोस्पेक्टिव लॉस, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव, और एक है आपके पास प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव लॉस। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी है रेट्रोस्पेक्टिव लॉस और प्रोस्पेक्टिव लॉस। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉस को कहते हैं भूतलक्षी लक्षी कानून, और प्रोस्पेक्टिव लॉस को कहते हैं भविष्यलक्षी कानून। भविष्यलक्षी कानून, दो चीजें तो ये होगी। अब ये लॉज भी दो टाइप के होते हैं, हाँ, सिविल और क्रिमिनल। सिविल लॉस और क्रिमिनल लॉस। अब समझना, मुद्दा ये है भूतलक्षी का मतलब क्या होता है समझो। भूतलक्षी लॉस कहते हैं कि जो भी कानून 2007 में है, मान लीजिए 2000, हम लोग अभी चल रहे हैं 2023 में, ठीक है, मान लीजिए अभी पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आती है 2023 में, और वो लॉ पास भी हो जाता है। उस लॉ में लिखा जाता है कि इस लॉ के अंदर लिखी गई बातें वर्ष 2010 से लागू होंगी। दिस विल वर्क या केम इन फोर्स फ्रॉम 2010। तो 2010 से जिस जिस पे भी केस चल रहा था, 2010 से जिस जिस पे भी केस था, वो सारे केसों की जो पनिशमेंट है वो अभी 2023 के लॉ के हिसाब से बदल जाएगी। ठीक है, अब जैसे सिविल मामले की बात करते हैं, मान लीजिए सिविल मामलों में हम कैसे बात करते हैं कि सिंपल सा एक लॉ आता है कि गोद लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, ये कानून बनाया गया। ठीक है, गोद लेने के लिए, बच्चे को गोद लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, और यह कानून 2010 से लागू होगा। अगर 2010 से लागू होगा तो इसका मतलब ये होगा कि 2010 से लेकर के 2023 तक जितने भी लोगों ने, ठीक है, 2010 से 2023 तक जितने लोगों ने बच्चों को गोद दिया है और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, उनको तुरंत आधार कार्ड को लिंक करना है, क्योंकि ये 2010 से लागू है। तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ सिविल मामलों में लागू होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए ऐसा हो जाए 2007 में किसी आदमी ने चोरी की, ठीक है, वो 2010 में गिरफ्तार भी हो गया, उसे 10 साल की सजा भी हो गई, और 2020 में वो आजाद हो गया। ठीक है, 2020-21 में उसको, ठीक है, सजा पूरी हो गई, आजाद हो गया। अचानक 2023 में सरकार एक लॉ बनाती है और कहती है कि चोरी की सजा 15 साल होगी। तो अब उसको 2023 में दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि भैया तुम्हारे 5 साल की सजा बच गई है। ऐसा ना हो, इसीलिए क्रिमिनल लॉज में, इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज या भूतलक्षी प्रभाव की विधियां बनाने से मना किया गया है। ठीक है, भूतलक्षी प्रभाव नहीं लगाया जा सकता। समझ में आ गया इतना? अगर कहीं पे डाउट होगा तो आप लोग चैट सेक्शन के अंदर डाउट लिख देना या पूछ लेना, मैं बता दूंगा। चलो, अब प्रोस्पेक्टिव भविष्यलक्षी। भविष्यलक्षी में क्या है कि अभी 2023 से पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और कहा कि यह कानून 2025 के बाद लागू होगा। इसको कहेंगे हम भविष्यलक्षी लॉज। अभी नहीं लगेगा, कानून बन गया है, लगेगा 2025 के बाद। ठीक है, इसको सिविल मामलों में लगाया जा सकता है और क्रिमिनल मामलों में भी लगाया जा सकता है। क्रिमिनल मामलों के अंदर हमने कहा कि देखो, चोरी की सजा 2025 के बाद से बढ़ा करके 14 साल कर दी जाएगी। ठीक है, सिंपल, लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव। भूतलक्षी प्रभाव क्या होते हैं, भविष्यलक्षी क्या होते हैं। जैसे टैक्स है, टैक्स के बारे में बात करते हैं ना कि टैक्स देखो 2005 से 2010 से इतना होगा, तो फिर उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, ठीक है, पुराने टैक्स का। या फिर अभी लॉ बन जाएगा और 2025 के बाद से टैक्स की दरें बढ़ाई जाएंगी, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं, मतलब कोई ऐसा बहुत वो नहीं है, ये सारे के सारे लॉज इंडिया में काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चल जाएगा इतना? चलिए, ठीक है, तो हमने लगभग एक पूरा का पूरा ये आर्टिकल वाला जो पोर्शन है ये कवर कर चुके हैं हम लोग। आर्टिकल आपका 20, ये भी हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया। अब बात करेंगे आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये दिमाग में रखना लेकिन। ठीक है, आर्टिकल 21 एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर नई नई चीजें ऐड होती जाती है। ठीक है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 में किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अब बात करेंगे आर्टिकल 21 की। ध्यान रखना, नॉर्मल क्लासेस नहीं है ये, अच्छी खासी जीएस की पूरी पूरी क्लासेस हैं, इसीलिए अगर शॉर्ट टर्म की तैयारी वाले हैं कोई भी, तो वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि शॉर्ट टर्म की तैयारी के लिए ये क्लासेस नहीं है, इसीलिए पूरा फंडामेंटल कवर होने वाला है। ठीक है, देखो, आर्टिकल 21 बेसिकली है क्या, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, लाइफ की जो फ्रीडम होती है ना, वो आती है इसमें। ठीक है,
आपकी लाइफ, आपकी बॉडी, ठीक है, इसकी फ्रीडम, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और केवल स्वतंत्रता ही नहीं, इन अ मैनर्ड वे, ठीक है, आपको जो स्वतंत्रता मिलेगी वो कैसी होनी चाहिए, एक अच्छे तरीके की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी उठा करके आपको स्वतंत्रता के नाम पे सिर्फ जिंदा रखा हुआ है, ऑक्सीजन दे दे रहे हैं, खाना दे दे रहे हैं, नहीं। किसके साथ, आपको पूरा का पूरा रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ आपको जो है लाइफ मिलनी चाहिए। आपको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, अपनी इज्जत जो है उसके साथ जीने का अधिकार है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर कोई नाबालिग है तो उनका नाम पुलिस वाले जो है वो अपनी किसी भी न्यूज आर्टिकल में नहीं देते हैं। नाबालिग बच्चे, नाबालिग कोई गिरफ्तार हुआ है तो उनका मुंह जो है वो ढका रहता है, महिलाएं जो है उनका मुंह ढका रहता है, डिग्निटी के लिए, सिंपल। भले ही उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह भी किया हुआ हो, पर फिर भी उसके पास भी तो, उसको भी जीने की स्वतंत्रता है। और क्योंकि ससम्मान जीने की स्वतंत्रता है तो उसकी डिग्निटी का ख्याल भी तो रखना पड़ेगा ना। तो दैट्स व्हाई डिग्निटी का ध्यान रखने के लिए हम क्या करते हैं, इन चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा मैटर करती हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा फोकस्ड वे में ही पढ़ा जाता है। चलिए, ये तो रही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात, ठीक है। अब देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अब देखो, इसके अंदर जो एक स्टेटमेंट है उसको ध्यान से सुनना। इसमें लिखा गया है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, इस फ्रीडम से, जीने की स्वतंत्रता या हम उसकी कह सकते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित रखा जा सकता है। यानी कि आपको जीने की स्वतंत्रता है अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा कानून ना बना दिया जाए। समझ में आया? यानी कि आपको लाइफ डिग्निटी के साथ जीने की बिल्कुल स्वतंत्रता है, आप आराम से रहिए, मजे से रहिए, केवल तब तक जब तक कोई कानून ना बन जाए ऐसा जिससे आपकी डिग्निटी या आपकी लाइफ की स्वतंत्रता को छीना जाए। मान लीजिए कोई आदमी जेल में गया, गिरफ्तार हो गया, वो कह रहा है मुझे जीने की स्वतंत्रता है, और भैया नहीं, आपको बाय लॉ जीने की स्वतंत्रता छीन ली गई है, या डिग्निटी के साथ जीने की स्वतंत्रता छीन ली गई है, ठीक है। आप मानहानि नहीं कर सकते। कोई आदमी मान लीजिए मर्डर के केस में अरेस्ट हुआ है, और वो कोर्ट में पहुंच के ये दलील दे कि भाई साहब मुझे अरेस्ट करके लाया गया, समाज में मेरी इज्जत घट गई, मेरी डिग्निटी को खतरा आ गया, तो नहीं, बाई यूजिंग लॉ आपकी डिग्निटी को छीना गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं देता है, वो ये कहता है किसी भी व्यक्ति को प्राण, किसी भी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को, ये जो फ्रीडम आपको दी गई है, इसको छीना जा सकता है। कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा आपकी स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। अनटिल एंड अनलेस लॉ नहीं है तब तक आपको जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब देखिए, ऐसा इसके अंदर बहुत कुछ आता है, जैसे प्राइवेसी का आपका आर्टिकल है, आपका शिक्षा पाने का अधिकार है, आपका आजीविका का अधिकार है, आपका पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, अभियुक्तों तथा दोष सिद्धि में जो अपराधी हैं उनके अधिकार है, हथकड़ी वगैरह वाले, ठीक है। फिर कुछ विशेष महिलाओं से रिलेटेड अधिकार है, ऐसे ही है भोजन है, आश्रय है, आपका स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, बिजली है, ऐसे सारे अधिकार आपके आर्टिकल 21 में आते हैं। समझ आया? सो आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के अंदर काफी सारे आर्टिकल्स आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। आर्टिकल 21 के लिए हमें थोड़ा सा फोकस्ड वे में ध्यान रखना पड़ता है कि भैया इसके अंदर तो काफी सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे ही पढ़ना है बिल्कुल। अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल अपना 21 है, बेसिकली प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? तो हम सिंपल से बात करेंगे, मैं एक एक आर्टिकल, मतलब एक एक अधिकार जो इसके अंदर दिया गया है उसकी बात करूंगा, और उससे रिलेटेड कुछ केसेस और फैक्ट होंगे तो वो आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो 10 मिनट की अपनी क्लास और है, तो हम लोग फटाफट से इसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंदर आने वाले टॉपिक्स कर लेंगे कवर, ठीक है। अगर किसी को बोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है तो बता देना, मैं नया बोर्ड स्टार्ट कर दूंगा। बोर्ड को आप लोग नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं वैसे, ठीक है। हम बोर्ड खिसका सकते हैं आप लोग अपने प्लेन में, अगर किसी का नहीं खिसक रहा हो तो बता देना, मैं नया बोर्ड बना लेता हूँ, नया बोर्ड बना ही लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, फटाफट से आपका नया बोर्ड बना लेंगे, ताकि वो सेव भी हो जाता है, इस वजह से मैं आपका नया बोर्ड जो है वो, चलिए, तो इसमें हम नई तरीके से, नई सिरे से शुरू करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 21 की, ठीक है। और इसके अंदर में पहला जो लॉ, पहली जिस चीज की बात करूंगा वो हो जाएगा शिक्षा पाने का अधिकार। तो राइट टू एजुकेशन, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट हैं, कुछ थ्योरीज हैं, सब आपको याद रखनी है। राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा पाने का अधिकार, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, ये आपका किस में आता है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ए के अंदर बेसिकली इसको रखा गया है, इसके बारे में मैं आपको बताते रहूंगा। देखो, सबसे पहले दो न्यायाधीशों की एक पीठ,
दो न्यायाधीश अपने जज बैठते हैं इन 1992। ठीक है, इसको हम कहते हैं मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है, स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, 1992 में ये केस हुआ था, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसके अंदर क्या हुआ था, जो कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल का प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटलिस्टिक फीस एक्ट है 1984 का, इस केस को सबसे पहले जाना जाता है शिक्षा के अधिकार के केस के मामले में। फिर इसके ठीक बाद उन्नी कृष्णन का एक केस आता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इनके बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं जानना है, सिर्फ ये जानना है कि ये क्यों है। डिटेल में आपको जानना हो आप अलग से इनके बारे में गूगल कर लीजिएगा, पर इतना बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, उन्नी कृष्णन का जो केस है आंध्र प्रदेश के अंदर जो हुआ था, इसमें 5 जजों की एक बेंच बैठी थी और इसने विचार किया था किस पे, जो मोहिनी जैन वाला केस है 1992 का, उस पे। ठीक है, तो उन्नी कृष्णन वाला ये भी 1993 के आसपास का केस है, सॉरी ये 1984 है, ये 1993 होगा। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक का मोहिनी जैन आया था 1984 के अंदर। एक मिनट मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ आपको, ये 1984 का केस है, सॉरी। ठीक है, ये मोहिनी जैन का केस है 1984 का। उन्नी कृष्णन और आंध्र प्रदेश वाला जो केस है ये है आपका 1993 का। ठीक है, 1993 पे दोबारा इस पे 5 जजेस बैठे और इन्होंने कहा कि देखो, शिक्षा का जो अधिकार है, एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन है, ये 14 ईयर्स तक के लिए फंडामेंटल राइट है। 14 ईयर तक के लिए ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट का मतलब है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना, सरकार की जिम्मेदारी होगी 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, ये कहा गया। और उसके बाद जब ये सब आता है 1993 में, जब कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, तो फिर क्या होता है, अब सरकार को इस पर काम करना है। तो सरकार काम कैसे करती है, 86वां संविधान संशोधन लेकर आती है। 86वां संविधान संशोधन, द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002, 2002 का 86वां संविधान संशोधन सरकार लेकर आती है। और उसके बाद जो है क्या करती है, 21st में एक सब क्लॉज जोड़ देती है, ए। देखिए, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर में उन अमेंडमेंट्स को जोड़ा जाता है, इसीलिए 21A। और इस 21A में क्या जोड़ती है, राइट टू एजुकेशन जोड़ देती है। तो अब राइट टू एजुकेशन क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, पहले क्या था, आर्टिकल 45 के अंदर आता था और डीपीएसपी हुआ करता था। आर्टिकल 45 में था ये पहले, और अब कहाँ आ गया, फंडामेंटल राइट बन गया है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, समझ में आ गया। और इसके बाद ही क्या किया, फिर इसी आर्टिकल, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन हुआ है, तो फिर आर्टिकल 45 में भी सुधार किया और 51 में भी चेंज कर दिया। और यहाँ क्या कर दिया, 6 वर्ष से कम जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा लिख दिया आर्टिकल 45। पहले क्या लिखा, पहले इसके बारे में था 14 साल तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा, वो अब फंडामेंटल राइट है। तो डीपीएसपी में क्या चले गया, डीपीएसपी में उसके बाद आपका चले गया क्या, जो बच्चे हैं 6 साल से कम वाले, उनके लिए शिक्षा। ठीक है, और उसके बाद तो फिर क्या आ गया, 2009 में एक पूरा अधिनियम ही, लॉ ही लेके आ गए। 2009 में लॉ आ गया था एक, निःशुल्क शिक्षा अधिनियम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आ गया 2009 में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पहला राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है, आर्टिकल 21 का पार्ट है ये। ठीक है, अब अगली बात करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ठीक है, सेकंड है प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। इस पे तो बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा जो है आजकल चल रही है, अलग अलग आर्टिकल्स आपको न्यूज़पेपर्स में मिल जाएंगे। प्राइवेसी को हम कहते हैं एकांतता, लेकिन यहाँ पर आपका अकेले बैठना नहीं है, हाँ, इसके अंदर आपका बहुत कुछ आता है। एकांतता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी के अंदर हम बहुत सारी डिटेल्स में चीजें आती हैं, और इसके बारे में अलग अलग आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। पर इसके बारे में सबसे पहले जो केस आता है वो आता है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का केस। एक और केस आएगा इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, कब आया था, 1997 के अंदर। इस केस में बात की थी कि क्या टेलीफोन टेप किया जा सकता है किसी का, तो कोर्ट ने कहा था नहीं भैया, टेलीफोन टेप वगैरह आप नहीं कर सकते हैं किसी का भी, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग करना, टेलीफोन टेप करना, ये तो उसकी प्राइवेसी का हनन है, तो ये नहीं कर सकते आप। फिर ऐसे ही इसी केस में फिर अलग अलग बातें चली, क्या रात के समय पुलिस घर में आ सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं, रात को पुलिस घर में नहीं आ सकती है। क्या बिना आदमी से पूछे डीएनए टेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, प्राइवेसी है उसकी। समझ में आया, मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले रात को आपके घर पहुंच रहे हैं, दरवाजा खटखटाया उन्होंने और घुस गए अंदर, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इन द सेम वे आपका फोन टेप नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते,
और बिना सहमति से आपका डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। ये सब क्या है, आपका प्राइवेसी है, आपकी एकांतता का अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा वैसे परमानेंट कटारा से रिलेटेड आपका चिकित्सा वगैरह भी आएगा, ठीक है। इसके बारे में, प्राइवेसी के बारे में, राइट टू प्राइवेसी के बारे में अलग से डिटेल में बात भी की जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है जो मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में हमें बाद में पूरी बात करनी है। वो केस इंपॉर्टेंट केस है, अगर किसी को याद हो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसको यहाँ पे लिंक मत करना, मैं उसको बाद में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, थर्ड चीज है आपका आजीविका का अधिकार या काम का अधिकार जिसको हम कहते हैं। तो आपको काम करने का भी अधिकार है ना। अब आजीविका तो चाहिए आदमी को, अगर अच्छी जिंदगी जीनी है, डिग्निटी के साथ जीनी है, तो कम से कम काम तो हो। अगर बेचारा भीख मांग रहा है तो कैसी डिग्निटी, कैसा सम्मान उसका, है ना। तो काम का अधिकार उसको होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई काम का अधिकार क्या है, अनुच्छेद या आर्टिकल 41 के अंदर एक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें कहा गया कि भैया काम वाम का अधिकार दो। तो फिर क्या हुआ कि अब कैसे दिया जाए भैया काम करने का अधिकार, तो इसके अंदर कुछ केसेस आए, जैसे एक ओल्गा टेलिस का आया बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ केस। मैं आपको केस याद रखने के लिए नहीं कहूंगा इसके अंदर, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट केस था ओल्गा टेलिस का, 1986 के अंदर हुआ। इसमें क्या हुआ, जो फेरी लगाने वाले हैं उनको अधिकार दिया गया। फेरी लगाने का अधिकार जो है वो सबको दे दिया गया कि भैया आपको आजीविका के लिए जरूरी है, तो कोर्ट ने कहा कि आप फेरी लगा सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे फड़ लगाना, फेरी लगाना, ये काम लीगलाइज तरीके से होते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर जो सरकारी जमीनें हैं या हॉस्पिटल के आसपास ऐसी जगहों पर कई बार सरकार मना करती है, लेकिन उसके बाद भी लगता है ना, तो दैट्स वाई हम कहेंगे ये है, ठीक है। ऐसे ही ये जो अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे ही एक है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। तो पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट ने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस किया था 1981 के आसपास। और 1981 के इस केस में जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था कि भैया अगर एक फिक्स न्यूनतम मजदूरी तय कीजिए और उससे कम अगर कोई मजदूरी देता है तो उस पर सजा का प्रावधान भी कीजिए। तो इसके अंदर न्यूनतम मजदूरी जो है वो तय की गई और न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन बिल्कुल मना कर दिया गया, कम से कम इतना तो देना ही है। इस तरीके से दो जो है आपके काम के अधिकार, ये दोनों फेरी लगाने का अधिकार या न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन ना देने का अधिकार, ये सब आपके किस में आएंगे, आर्टिकल 21 के अंदर ही आएंगे, ठीक है। चलिए, इसके अंदर फोर्थ जो है वो आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एनवायरमेंट वगैरह वाली, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपना काफी हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अब जून क्लास की टाइमिंग जो है वो भी बंद हो जाएगी। तो ठीक है, एनवायरमेंट या पॉल्यूशन जो है उसके खिलाफ आपको सुरक्षा का अधिकार है, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आर्टिकल 21 कल खत्म करेंगे, 22-23 इस तरीके से हमारे 2-3 दिन में फंडामेंटल राइट्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटी का एक बड़ा पोर्शन अपना कवर हो जाएगा, सिंपल। तो ये सारे अधिकार जो मैंने आपको कराए ये आपको याद भी करने हैं साथ साथ में, ठीक है। तो ये साथ में आपको याद होते रहेंगे तो बेटर है, ठीक है। चैट के अंदर आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं या फिर क्लासेस आपको कैसी लगी ये भी लिख सकते हैं। सो होप सो गाइस क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी, ठीक है। अभी ये रेगुलर टाइम यही रहेगा, ओके, ठीक है मुस्कान। और किसी को कुछ भी कमेंट करना हो, बिल्कुल क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी हैं आज से रिलेटेड तो पूछ सकता है। किसी और क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बेसिकली वो डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नो इशू। फटाफट से आपके डाउट्स आप लोग पूछ लीजिए, और एल्स वे आपको नोट्स बनाने हैं तो फटाफट से नोट्स भी बना लीजिए इससे रिलेटेड, ठीक है, जो भी है। अपना सारे व्हाइट बोर्ड्स मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर किसी को पुराने वाले कोई व्हाइट बोर्ड्स देखने हो तो मैं वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा कुछ ही दिनों में फिर यहाँ पे क्लासेस में संख्या बढ़ जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा सा नोट्स वगैरह तैयार रखिएगा। फिर सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए कि क्लासेस कैसे चलेंगी, मतलब मैं पहले पॉलिटी खत्म करूँ फिर ज्योग्राफी करूँ, या फिर जैसे 3 दिन पॉलिटी 3 दिन ज्योग्राफी, ऐसे 3 दिन पॉलिटी 3 दिन हिस्ट्री, इस तरीके से किया जाए, या फिर पहले पॉलिटी